डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अपने इस सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम उस पाठ्यक्रम का पहला पाठ मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो इस पाठ में मुख्य प्रश्न भी रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे हम, और पाठ को तो पढ़ेंगे ही। वो मानचित्र के रूप में भी आता है कई बार प्रश्न। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? पिछले सेमेस्टर्स में आपने पढ़ा कि बाबर के आक्रमण से पहले हमारे यहाँ पर दास वंश का शासन, खिलजी तुगलक के बाद आपके लोदी वंश का शासन रहा। लोदी वंश के लड़खड़ाने के बाद या इस सारे समय में जो परिस्थितियां बनी, भारत जो है छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। पूरी तरह से राजनीतिक एकता का अभाव हो गया था। सभी राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे। सत्ता पाने के लिए, क्षेत्र हड़पने के लिए एक जो है होड़ मची हुई थी। इस सारे से हमारा जो राजनीतिक क्षेत्र है, जो हमारी शक्तियां हैं, वो काफी दुर्बल हो गई। कोई ऐसा बड़ा राज्य, ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं बचा जिससे जो किसी बाहरी आक्रमण का जो है सामना कर सके। अगर कोई करता थोड़ा बहुत जो समर्थ राज्य था, तो अन्य राज्य उसका कोई सहयोग करने की स्थिति में नहीं थे, नहीं वो करना चाहते थे, क्योंकि स्वार्थ उनके ऊपर हावी था। वो ये सोचते थे कि भी एक राज्य दूसरे को जो है, बाहरी कोई राज्य है वो यहाँ आकर इसको कमजोर कर दे तो हम सत्ता हथिया लें। ऐसा कल्चर हमारे यहाँ पर हो गया था। एक दूसरे में फूट थी, राज्यों की स्थिति कमजोर थी, स्वार्थ जो है वो हावी था। इस सारे में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, बाबर का जब आक्रमण हुआ, तो उस समय भारत के जो अन्य राज्य थे, जो स्थिति यहाँ पर थी, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो सबसे बड़ा राज्य था वो था दिल्ली सल्तनत के नाम से आपने सुना होगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत जो है इस समय, बाबर के समय, बहुत ही छोटे जो है क्षेत्र तक सीमित रह गई थी। इस समय यहाँ पर लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन था। दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बिहार का कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल था। आगरा, दोआब, बिहार का कुछ क्षेत्र, बहुत ही जो है सीमित, कुल मिलाकर हम बात करेंगे सीमित हो गया था क्षेत्र। लोदी, इब्राहिम लोदी का जो शासन था यहाँ पर, लोदी वंश से थे। लोदी वंश, सिकंदर लोदी का नाम तो आपने सुना होगा। सिकंदर लोदी का जो शासन था वो कुल मिलाकर अच्छा था, लेकिन जब इब्राहिम लोदी आए, जिन्होंने 1517 से लेकर 26 तक शासन किया, तो इनके काल में ही विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ। ये एक दुर्बल, अयोग्य शासक थे, हठी थे, दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव था, अविवेकपूर्ण व्यवहार करते थे। इनको यही नहीं पता होता था कब पीछे हटना, कब लड़ाई लड़नी है। और ये देवी अधिकारों में, राजतों के देवी अधिकारों में विश्वास रखते थे। किसी प्रकार का अपने प्रशासन में दखलंदाज पसंद नहीं करते थे। सरदारों के प्रति, जो कि सिकंदर लोदी और प्रेम का व्यवहार करते थे, इन्होंने उनकी बजाय उनको दबाया, विद्रोह हो गए। और इस सारे से सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता का घोषणा कर दी। तो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान ने, तो अपने पुत्र को जो है काबुल भेजकर बाबर को ही निमंत्रण दे दिया कि आओ और इसको जो है आप दबाओ। इससे क्या था कि पंजाब का जो गवर्नर था
वो इब्राहिम लोदी से बड़ा परेशान था। हालांकि था तो इनका चाचा ही, लेकिन फिर भी उन्होंने देखो कि आप कैसे उन्होंने एक बाहरी शत्रु को आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी? स्वार्थ था या वास्तव में ही वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, या दोनों ही बातें थी? तो कुल मिलाकर इब्राहिम लोदी ने प्रजा की भलाई के लिए तो कोई काम किया ही नहीं। तो सरदारों का, अपने अमीरों का, उनका तो समर्थन वो खो ही चुके थे। प्रजा का शोषण, प्रजा की प्रति क्रूरता से प्रजा का भी उन्होंने सहानुभूति खो दी थी। और कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत जो है बहुत ही कमजोर स्थिति में आ गई थी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव तो लिखते भी हैं, इस तरह से लोधी साम्राज्य पूरी तरह क्षुब्ध था और सुल्तान अपना मान सम्मान खो चुके थे। दूसरा जो बड़ा राज्य, महत्वपूर्ण राज्य था उस समय, वो था पंजाब। व्यवहारिक रूप से तो ये स्वतंत्र हो ही चुका था। जो दौलत खां लोधी होते थे सूबेदार, उनको सिकंदर लोधी ने नियुक्त किया था। लेकिन जब इब्राहिम लोधी शासक बने तो वहाँ पंजाब के जो शासक थे, सूबेदार थे, उन्होंने स्वतंत्र व्यवहार कर दिया था प्रारंभ। सुल्तान के चाचा आलम खां लोधी जो स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते थे, उन्होंने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए थे। जैसे ही इब्राहिम लोधी को इसका पता चला तो उन्होंने इनको दरबार में बुलाया, आदेश दिया कि दरबार में हाजिर हों। तो उन्होंने खुद न जाकर अपने आप को बचाने के लिए अपने पुत्र दिलावर खां को भेज दिया। तो इब्राहिम ने उनको बंदी बना लिया और खूब अपमानित किया। इस अपमान का बदला लेने के लिए ही दौलत खां लोधी, उसके पिता दौलत खां लोधी ने जो है बाबर को निमंत्रण दिया कि जो है भारत पर आप आक्रमण करें और इब्राहिम लोधी की सत्ता को नस्तनाबूद कर दें। इसके बाद जो मुख्य जो राज्य था वो था बंगाल। वैसे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही स्वतंत्र हो गया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो 1519 तक शासक रहे, उड़ीसा तक अपनी सीमा को विस्तार कर लिया था। कूच बिहार के कामतपुर पर इनका अधिकार था। इनकी मृत्यु के बाद नुसरत शाह 1519 में जो है शासक बने। हम लिखते भी चलते हैं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि हमने किस राज्य को पढ़ लिया है। इब्राहिम लोधी के बारे में हमने पढ़ा कि क्रूर थे, सहानुभूति खो चुके थे, ताकि आप भी थोड़े बहुत नोट्स बना चुके हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो ओरल भी मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ओरल में भी आप कर लेंगे। दूसरा जो राज्य आया था वो था पंजाब। इस पे आपका एक मैप का क्वेश्चन भी बनेगा, आप इस बात का ध्यान रखें, वो भी हम आपको लास्ट में करवाएंगे। और पंजाब के बारे में हमने बताया ही आपको, दौलत खां लोधी का नाम आया था और दौलत खां लोधी के बेटे जो थे वो थे दिलावर खां, जिनको इब्राहिम ने बंदी बनवा लिया था। ये दूसरा राज्य था। तीसरा राज्य जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, बंगाल। अलाउद्दीन हुसैन शाह की मृत्यु के बाद जो शासक बैठे 1519 में, वो थे नुसरत शाह। बहुत ही योग्य शासक थे ये। इन्होंने अनेक सुधार किए प्रशासन में, और सोना मस्जिद, जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस राज्य के बारे में लिखा है कि यह एक जो है सबसे शक्तिशाली और सम्मानित राज्यों में ये गिना जाता था। सम्मानित राज्यों में बंगाल का नाम उस समय शामिल था। बाबर की आत्मकथा का नाम तो आपको पता ही होगा, तुझके बाबरी। उसके बाद जो प्रमुख राज्य था वो था मेवाड़। मेवाड़ के बारे में आपने सुना होगा। सबसे शक्तिशाली राज्यों में था, हिंदू राज्य था। राणा संग्राम सिंह जिनको आप राणा सांगा के नाम से भी जानते हो, उनकी वीर गाथाएं आपने सुनी होंगी। नहीं सुनी है तो सुननी चाहिए, देखना चाहिए। सिसोदिया वंश से थे ये। सिसोदिया वंश के महत्वपूर्ण शासक थे और 1526 तक इन्होंने दूर दूर तक विस्तार कर दिया था। शक्तिशाली सेना थी, 80,000 घुड़सवार भी थे इनके पास।
बताते हैं कि 80 से ज़्यादा इनके घावों के निशान, बड़े जख्मों के निशान इनके ऊपर थे। इनका लक्ष्य था कि मुसलमानों का राज्य समाप्त कर हिंदू पदपातशाही को स्थापित किया जाए। एक गलती इनसे हो गई थी, वो उस समय की हो सकता है रणनीतिक इनकी सोच सही भी हो, लेकिन वो गलती आज अगर हम देखते हैं तो वो एक बड़ी गलती थी। इन्होंने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। ये समझते थे कि ये भी तैमूर की तरह धन इकट्ठा कर लूट कर यहाँ से चले जाएंगे और इससे जो लोधी वंश की जो है, इब्राहिम लोधी की जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और फिर उनको पराजित कर ये हिंदू राज्य स्थापित कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में इनके साथ भी बाबर के युद्ध हुए। गुजरात इसके बाद महत्वपूर्ण राज्य जो है वो गुजरात है अपना। मोहम्मद बेगड़ा जो थे यहाँ के 1459 से लेकर 1511 तक शासक रहे, मोहम्मद बेगड़। और उसके बाद लिखते वक्त थोड़ा समय लगता है। इन्होंने चंपानेर, बड़ौदा, जूनागढ़, कच्छ इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए उन्होंने तुर्की से संधि भी की, पुर्तगाली सेना को पराजित किया। इसके बाद जब 1511 के बाद इनका जो बेटा था मुजफ्फर शाह बैठे गद्दी पर, उन्होंने कुछ समय शासन किया। मालवा तथा मेवाड़ से इनका संघर्ष हुआ। इनके बाद जो 1526 में जो कि बाबर के समय में थे शासक, वो थे बहादुर शाह, जो कि एक बहुत ही योग्य शासक थे। मालवा भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। मोहम्मद द्वितीय जब शासक बने उस समय यहाँ एक मेदिनी राव नाम के राजपूत थे, उन्होंने शासन पर कब्जा कर लिया था। उस कब्जे के बाद जो है मोहम्मद गुजरात के शासक से इन्होंने सहायता मांगी, मोहम्मद द्वितीय ने, और सहायता उनको मिली भी। लेकिन मेदिनी राव ने बहुत ही होशियारी से, बहुत ही वीरता से मोहम्मद द्वितीय को पराजित कर दिया। इसके बाद जो राज्य है वो है सिंध। सिंध भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हो गया था। दिल्ली से काफी दूर था, हालांकि बड़ा योगदान तो इसका दिल्ली सल्तनत की राजनीति में नहीं था, लेकिन फिर भी वहीं सिंध की तरफ से ही आक्रमण होते थे। यहाँ पर शाह बेग अरगुन ने सुमरों को हराकर, सुमरो वंश का शासन था पहले यहाँ पर, 1520 में उन्होंने अधिकार कर लिया था। शाह बेग अरगुन वंश था इनका। इन्होंने 1520 में जो है इसके ऊपर अधिकार कर लिया। और उसके बाद शाह बेग का पुत्र जो है 1526 में, पुत्र जो इनका था हुसैन, वो सिंध की गद्दी पर बैठा 1526 में। जब इसके बाद कश्मीर, इसके बाद जो महत्वपूर्ण राज्य है हमारा कश्मीर। कश्मीर के बारे में आपने सुना ही होगा, स्वतंत्र राज्य था। यहाँ पर 1420 से 70 तक जैनुल आबदीन का शासन रहा, जिसको कश्मीर का अकबर भी, एक 2 नंबर के जो छोटे प्रश्न आते हैं उस तरह के, और कंपटीशन के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटे प्रश्नों की दृष्टि से भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। कश्मीर का अकबर मतलब अकबर का नाम हमने इतिहास में तो यही पढ़ा है कि समन्वय पर बल दिया था। तो इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया। 1470 में इनकी मृत्यु के बाद हैदर शाह गद्दी पर बैठे, और बाबर के आक्रमण के जो शासन था वो था मोहम्मद शाह का। कश्मीर पर जो शासन था मोहम्मद शाह थे। कश्मीर की आतंरिक व्यवस्था इनके समय बिगड़ने लगी थी, और एक मंत्री थे मलिक काजी चक, उन्होंने वास्तविक सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद उड़ीसा भी दूर पड़ता था, लेकिन ये बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बढ़ने में जो है ना हमेशा रुकावट पैदा करता था।
यहाँ पर जो मुख्य शासक थे वो 1526 में प्रताप रुद्र थे। प्रताप रुद्र। यहाँ पर भी आंतरिक गुटबंदी हो गई थी और इस गुटबंदी का फायदा उठाकर विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों ने अधिकार कर लिया था। खानदेश, यहाँ मलिक राजा फारूकी इसका संस्थापक था और मीरन मोहम्मद 1520 में गद्दी पर बैठा। बहुत ही कमजोर शासक ये साबित हुए खानदेश। उसके बाद ये थे उत्तरी भारत के राज्य। फिर दक्षिणी भारत के राज्य भी आएंगे। दक्षिणी भारत के राज्यों में भी हम आपको बताएंगे। उनमें विजयनगर साम्राज्य का नाम तो आपने सुना ही है, हमने पढ़ा भी था। विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर बुक्का 2 भाइयों ने स्थापित किया था और उसके बाद जो सबसे बड़े यशस्वी शासक जो हुए कृष्ण देव राय, इन्होंने साहित्य, संस्कृति, चित्रकला हर चीज को संरक्षण किया, जिससे कि इसका नाम आज भी जो है विशेष प्रसिद्धि में गिना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी इस राज्य के बारे में काफी लिखा था और प्रशंसा की थी राजा की। उसके बाद बहमनी राज्य, ये किताब से आप पढ़ेंगे, विस्तार से आपको पढ़ना ही है। बहमनी राज्य में 5 जो है ये स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अहमदनगर का निजाम शाही और फिर बीजापुर का जो है आदिल शाही और बीदर का ब्रीद शाही और बरार का इमाद शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही। ये 5 राज्य, ये कई बार पूछ भी लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, बरार में कौन किन का राज्य था। इमाद शाही थी वहां पर। इस तरह से भी आपको यहाँ पर मुख्य रूप से सियाओं का शासन था, एकता का भाव था, संघर्ष करते रहते थे और इन्हीं फूट का लाभ उठाकर जो है विजयनगर ने भी इनके कुछ क्षेत्रों को कब्जा लिया था। पुर्तगाली शक्तियां भी आ गई थी, विदेशी शक्तियों ने आना शुरू कर दिया था। 1510 में वो उनके पुर्तगालियों के योग्य गवर्नर अल्बुकर्क ने तो गोवा पर अधिकार कर लिया था और धीरे धीरे इन्होंने व्यापार की बजाय भारत की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर हम बात करें तो भारत जो है छिन्न भिन्न हो चुका था। भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही लोएस्ट उस समय हम कहेंगे डावाडोल थी। कुछ भी जो है इकट्ठा नहीं था। कुल एक ही राज्य अगर हम कहें बड़ा राज्य विजयनगर था जो दशा और दिशा दे सकता था। तो अब हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। मैप मैं आपको दिखा देता हूं। आप उस मैप को अपनी पुस्तक, जो भी पुस्तक आपने ली है या लेंगे, उससे देख लेंगे। ये मैप है, इसमें आप देखेंगे ये संकेत दिए हुए हैं। दिल्ली सल्तनत जो है, फिर स्वतंत्र राज्य खाली छोड़े हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य को इन्होंने जो है वर्टिकली दिखाया हुआ है, वर्टिकल जो लाइन है देखो आप ध्यान से। दिल्ली, आगरा, जौनपुर, इलाहाबाद ये दिखाए हुए। इधर जौनपुर है, इलाहाबाद है, बिहार है, पटना है, बंगाल का राज्य है जो हमने पढ़ा था, उड़ीसा भी हमने किया था, गोलकुंडा का जिक्र भी आया था, बीजापुर का भी और विजयनगर का भी, और ये मेवाड़ जो है अपना राज्य। ये संकेतों के हिसाब से अगर आप दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। संकेत आप अपने हिसाब से भी दूसरे बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसी प्रकार की लाइनें आपने बनानी है। और भी अगर आपको इस मैप में कुछ अच्छा लगता है दूसरी पुस्तकों से, वो भी आप कर सकते हैं। एक बार आप रिवीजन की दृष्टि से, अभ्यास की दृष्टि से खुद भी मैप कर लें। जब भी ऑफलाइन क्लासें लगेंगी तो हम क्लास में भी करवाएंगे। एक बार आप को कर लेना चाहिए, ताकि अभी हमने इसकी जो थ्योरी पढ़ी है कि कैसी स्थिति थी, तो उससे आपको थोड़ा और जल्दी वो थ्योरी भी याद हो जाएगी और मैप भी ज़्यादा समझ में आएगा। इस पाठ में, इस आज के जो लेसन में आपको कोई किसी प्रकार की बात समझ में ना आई हो तो उसके लिए आप हमें अपना जो ग्रुप बना हुआ है उस पर भी, और अलग से भी मेरा जो नंबर है उस पर आप क्वेरी भेज सकते हैं। धन्यवाद।